नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है सुनील स्टडी प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने जा रहे हैं ज्ञान बिंदु द्वारा कराए जाने वाली बिहार दरोगा डेली सेट प्रैक्टिस। बिहार दरोगा डेली सेट प्रैक्टिस यह सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी का। डेट 18 तारीख 2024 का। टोटल क्वेश्चन कितना है तो 50 है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करा गद्दर पार्टी क्या है। गद्दर क्या था तो गद्दर क्या था? भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ जिसका प्रधान कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये सही आंसर हो जाएगा। भारतीयों का एक क्रांतिकारी संघ था जिसका कार्यालय कहाँ था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में था। इसका स्थापना कब किया गया? तो इसका स्थापना किया गया था 1 नवंबर 1913 को इसका स्थापना किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्ष जो थे लाला हरदयाल सिंह थे। इसका अध्यक्ष कौन थे? लाला हरदयाल सिंह थे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करा कि इलवर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इलवर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाए इलवर्ट बिल किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाए गए आयोग का हटाया जाना। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। इलवर्ट बिल किसने लाया था? इलवर्ट बिल 1882 ईस्वी में 1882 ईस्वी में किसने लाया था? तो रिपन ने लाया था। लॉर्ड रिपन ने लाया था इलवर्ट बिल 1882 ईस्वी में। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गति काव्य सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इनमें से किसे अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, श्री राजगोपालाचारी ने किया था। अगला क्वेश्चन है रौलट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो इसका लक्ष्य था, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमे की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। रौलट एक्ट कब आया था? तो रौलट एक्ट आया था 19 मार्च 1919 को रौलट एक्ट आया था। महात्मा गांधी ने रौलट एक्ट को काला कानून भी कहे हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करा 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक टिप्पणी सत्य नहीं है? इसका चयन करना। यह आंदोलन अहिंसक था, यह सही है। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे? नहीं, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी नहीं किए थे, बल्कि देश के अलग अलग कोने में इनका नेतृत्व अलग अलग नेता ने किए थे। इसका गलत कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, सत्य नहीं। कौन सत्य नहीं है? तो महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व नहीं किए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रहतीवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंधित हैं? कौन संबंधित हैं? तो अलेक्जेंडर रीड संबंधित थे और थॉमस मुनरो। मतलब 2 और 3 किस में? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1920 में निम्नलिखित में किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रखा था? किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रखा था? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग ने। किसने अपना नाम बदल कर रखा था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, होम रूल इंडिया लीग की स्थापना कब हुआ? तो 1916 में हुआ था। किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किए थे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो सबसे पहली कौन सी घटना हुई? चलिए देखते हैं।
स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना कब किया गया था? 1875। दीनबंधु मित्र ने निर्दर्पण का लेखन किया था। निर्दर्पण का लेखन कब किए थे? तो 1859-60 में किए थे। 1859-60 में किए थे। बंकिम चट्टोपाध्याय ने आर्यभट्ट का लेखन किया था। कब किए थे ये आर्यभट्ट का लेखन? तो ये 1882 में किए थे। 1882 में। सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले प्रथम भारतीय थे। तो कब सफलता पाए थे? 1863 में सफलता पाए थे। 1863 में। तो इस समय सबसे पहले कौन हो गया? तो 1863। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र निर्दर्पण का लेखन कब किया था? 1859-60 में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि बूट डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कह रहा है कि सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, ये दोनों सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी को सिफारिश की गई, तो ये ऑप्शन नंबर गलत है। तो इससे सही कौन कौन है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। 1, 2 किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। 3 है जो गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि संगम युग में धनी किसानों को क्या कहा जाता था? संगम युग में बिल्लाल कहा जाता था। धनी किसानों को बिल्लाल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 हाथी गुफा अभिलेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाए प्राकृत है। हर्षचरित के लेखक कौन है? अगली क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि हर्षचरित के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वान भाट। क्वेश्चन नंबर 14 अष्टांगिक मार्ग का संबंध निम्नलिखित में किस धर्म से है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। यह बिहार पुलिस में जो तत्काल में तो 21 तारीख की सीट में ही पूछा गया था। चलिए अगली क्वेश्चन के ओर चलते हैं। तुल्का पीएम का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्याकरण और काव्यशास्त्र से है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि फरीद खां को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, बहार खान लोहनी ने अपने बेटे के सुरक्षा के लिए फरीद खां को गार्ड के रूप में नियुक्त किया था। तो उसी समय फरीद खान ने एक शेर को एक तलवार एक ही बार में उसका सिर काट दिया था। इसी के चलते बहार खान लोहनी ने फरीद खां को शेर की उपाधि दी थी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से 17 करा कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सिख गुरु हरिगोविंद सिंह को ग्वालियर किले में कैद कर दिया था? किसने कैद किया था? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 18 करा कि भारत में प्रथम अफगान वंश कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, लोधी वंश था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 करा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर समिति के भारतीय सदस्य निम्नलिखित में कौन नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। सरदार उधम सिंह को ही राम मोहम्मद सिंह आज़ाद कहा जाता है। किसको? तो उधम सिंह को राम मोहम्मद सिंह आज़ाद कहा जाता। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें क्या हुआ? तो ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिए थे। तो इसका मुख्य तो उधम सिंह ने ओ डायर को 1940
1940 में लंदन में जाकर ओ डायर को गोली मारे थे। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा द्वैध शासन प्रावधान के कामकाज जांच करने के लिए स्थापित किया गया था? करा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वैध शासन प्रावधान के कामकाज की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का रहा कि 1923 के रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल नामित किया, यह सही नहीं है। इसने बम्बई में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया, नहीं। इसने कलकत्ता में 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 और ना ही 2। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 22 का रहा कि निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान की पहचान पत्र कहा? किसने कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एन.ए. पालकीवाला। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 करा कि निम्नलिखित में से कौन राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 से संबंधित है? 1953 से संबंधित है तो फजल अली आयोग 1953 से संबंधित। इसका अध्यक्ष कौन था? तो फजल अली इसका अध्यक्ष थे। इसमें 3 सदस्य थे। फजल अली अध्यक्ष थे, इनके 2 अन्य सदस्य के थे, तो के.एम. पनिकर थे और चौथा तीसरा कौन था? H.N. कुंजरू थे। तो कौन हो जाए इसका सही आंसर? हो 1 2 4 किस में? तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके धर की स्थापना कब किया गया? तो 1948 में इसके धर की स्थापना किया गया था। और फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट कब दिया था? फजल अली आयोग ने अपना रिपोर्ट 1955 में दिए थे। भारत में भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य बनने वाला कौन राज्य था? तो आंध्र प्रदेश था, जो 1953 में बना था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी लोकसभा की अन्य शक्तियां हैं? कौन अन्य शक्तियां हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन करना, ही तो दोनों में राज्यसभा और लोकसभा में दोनों भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना राज्यसभा में भी इसका प्रक्रिया किया जाता है और लोकसभा में भी किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा, यह सही है। दूसरा, अगर जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपना पद को तुरंत रिक्त कर देता, नहीं, यह सही नहीं है। यह विघटन नहीं करता। 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का रहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17वां स्थान पर वैकल्पिक हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 सही है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 27 करा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? राज्यसभा में धन विधेयक को अस्वीकार करने या संशोधित करने का कोई शक्ति नियत नहीं है। 2 करा कि राज्यसभा
अनुदानों की मांग पर मतदान नहीं कर सकता है। 3 का राज्यसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पर चर्चा नहीं हो सकता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा, 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करा के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़े हो सकता है। आधे से अधिक बड़ा नहीं हो सकता है। विधानसभा सीटों की संख्या का 1/3 हो सकता है। किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देश कर सकता है? नहीं, विधान परिषद के सभापति का नाम निर्देशन राज्यपाल नहीं कर सकता, बल्कि विधान नहीं कर सकता, बल्कि उसके सदस्यों कर सकता। तो इसका 28 का सही आंसर हो जाएगा कौन? तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाता है। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का करा 1 और 2 दोनों। 2, भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, यह भी सही है। अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में पुनः स्थापित किया जाता है, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 करा कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। कोई भी कानून बना सभी राज्यों की सहमति से। बी ऑप्शन, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से। ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्यों की सहमति से। ऑप्शन नंबर डी करा बिना किसी राज्य की सहमति से। इसका सही आंसर हो जाएगा बिना किसी राज्य की सहमति से, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 करा कि भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 करा कि 32 करा भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की संसद के अनुमोदन अनिवार्य है। चलिए अगली क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगली क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा कि स्थानीय सुशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रयोग है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा कि निम्नलिखित में किस निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का, योजना आयोग का, क्षेत्रीय परिषद का। तो इस भारतीय संविधान में इन तीनों का उल्लेख नहीं है। 1 2 3 कहाँ? 1 2 3 ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 तीनों का भारतीय संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है? एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, माउंट टुबकल। जिसका ऊंचाई कितना है? माउंट टुबकल का ऊंचाई 4165 मीटर है। इसका ऊंचाई कितना है? 4165 मीटर है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 37 करा कि नीलकुंजरी निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान में अधिक मात्रा में उगता है? नीलकुंजरी किस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक मात्रा में उगता है? किस? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 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 इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह केरल में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो यह केरल में स्थित है। श्री वेंकटेश्वरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 करा कि निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के असम में स्थित है, जो कौन है, तो माजुली द्वीप है। कहाँ स्थित है, भारत के असम में स्थित है। यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा है, उमानंद नदी द्वीप है। यह भी असम में स्थित है, भारत के असम में स्थित है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मोरक्को और स्पेन के बीच स्थित है। कौन स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, जिब्राल्टर जलडमरू। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है, यह सही है। नांदेड़ गोदावरी नदी के तट पर स्थित, यह भी सही है। नैना द्वीप सतलज, यह भी सही है। उज्जैन छिप्रा 1 2 3 4 उपरोक्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए अगली क्वेश्चन के चलते। क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में कौन से युग्म सही सुमेलित है। मलेशिया लद्दाख, ये सही सुमेलित है। थाईलैंड तमराई, यह भी सही सुमेलित है। और तो इसका सही आंसर 2 ही, 1 और 2, 1 2 कहाँ, 1 और 2, इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 करा कि टोस और गिरि निम्नलिखित में किस नदी की सहायक नदी है। टोस और गिरि किस नदी की सहायक नदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यमुना। अब गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। गंगा की लंबाई कितनी है भारत में, 2525 किलोमीटर। कितनी है, 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है, 445 किलोमीटर है। बिहार के पटना में इसकी लंबाई कितनी है, तो 99 किलोमीटर है। बिहार के पटना में इसकी लंबाई सबसे अधिक है, 99 किलोमीटर। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 करा कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा रे उत्सर या कलर के नाम से जानी जाती है। कौन जानी जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लवणीय मृदा। कौन जानी जाती है, लवणीय मृदा। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को कपास मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा को कपास मृदा भी कहा जाता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 करा कि अरल सागर निम्नलिखित में किस देशों के मध्य अवस्थित है। अरल सागर किस देशों के मध्य अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 44 का ऑप्शन में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के मध्य अवस्थित है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 करा कि निम्नलिखित में कौन सा गरजता 40% 50 और चिकता 60 से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणी गुलाब में पछुआ पवने। 20 का सही आंसर हो जाएगा। 45 का 20 सही हो जाएगा। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 करा कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, इंदिराकोट सबसे उत्तरी बिंदु है। इंदिराकोट सबसे उत्तरी बिंदु है, नॉर्थ में स्थित है। और दक्षिणी बिंदु साउथ में कौन है, तो इंदिरा पॉइंट है। दक्षिणी बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है। किबुती पूर्वी है। और गुहार मोती कौन दी है, तो पश्चिमी है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 करा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय एकमात्र हिमालय श्रृंखला है जो पश्चिम से पूर्व तक अपनी निरंतर बनाए रखती है, सही है। हिमालय एक सीमा पश्चिम में नंगा पर्वत चोटी और पूर्व में नमचा पर्वत चोटी के मध्य स्थित है, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों, तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 48 करा कि बिहार का मौसम पूर्वानुमान मॉडल को अपनाने वाले 5 राज्यों में से कौन सा एक राज्य सही नहीं है। तो उत्तर प्रदेश अपनाए हुए, तमिलनाडु भी अपनाए हुए, उड़ीसा भी अपनाए हुए हैं, मगर मध्य प्रदेश अपनाए नहीं हुए हैं। तो 5 राज्य कौन कौन? तो पहला ये उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, और तीसरा है झारखंड, चौथा झारखंड, और पाँचवा कौन है? तो पाँचवा है राजस्थान। पाँचवा है राजस्थान। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा कि हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा कि बिहार के किस शहर के नाम पर मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम रखा गया था? किसके नाम पर रखा गया था? हिल्सा के नाम पर क्रेटर के नाम रखा गया था। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा कि हाल ही में खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के किस जिला में एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय किया गया है? तो भागलपुर में। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।